नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसमें हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के जगह पे किया जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, वह इत्यादि। आप लोग लिख लीजिएगा। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के जगह पर किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसे, उसे इत्यादि। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के जगह पे क्यों करते हैं, वहाँ पे संज्ञा ही क्यों नहीं रहता है? तो इसका जवाब है कि जैसे देखिए, अगर हम वाक्य लिखते हैं मोहन एक विद्यार्थी है, उसके बाद और जैसे मोहन का परिचय अगर हमें देना हुआ कि मोहन कौन है ना, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? मोहन एक विद्यार्थी है। उसके बाद हम लिखेंगे कि मोहन आठवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद अगर परिचय देना हुआ उसके माता पिता का, तो हम लिखेंगे मोहन के पिताजी एक वकील हैं। अब माताजी का बात आता है तो हम लिखेंगे मोहन की माँ अध्यापिका हैं। वगैरह वगैरह। मोहन को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि ये जो सारे बात हम लिखे हैं मोहन के बारे में, इसमें हमने बार बार मोहन का प्रयोग किया है। शुरू से लास्ट तक सब में बार बार मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो उससे जो है लेखनी की सुंदरता थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार न करना पड़े, संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार न करना पड़े, इसीलिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हम लिखेंगे तो लिखेंगे मोहन एक विद्यार्थी है, यहाँ पे हो जाएगा वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिताजी एक वकील हैं की जगह हम लिखेंगे उसके पिताजी एक वकील हैं, और मोहन की माँ अध्यापिका हैं की जगह हम लिखेंगे उसकी माँ एक अध्यापिका हैं। मोहन को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसके जगह हम लिखेंगे उसे विज्ञान पढ़ना पसंद है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मोहन शब्द का प्रयोग हम बार बार करने से बचेंगे और शब्दों में सुंदरता ज़्यादा आएगी, स्पष्टता ज़्यादा आएगी। एक ही शब्द का बारंबारता से बचा जाएगा, उसकी बारंबारता नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं। किसी भी वाक्य में या किसी भी लेखनी में शब्दों की बारंबारता को रोकने के लिए, शब्दों वाक्य में सुस्पष्टता लाने के लिए और उसे रुचिकर बनाने के लिए हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में मूल रूप से ग्यारह सर्वनाम शब्दों को रखा गया है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। अब बच्चों, ये जो 11 सर्वनामिक शब्द हैं, इनकी सहायता से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का इनकी सहायता से वाक्यों का निर्माण किया जाता है और वाक्यों को सुंदर सुरुचिकर बनाया जाता है। और जैसे शब्द होते हैं उस हिसाब से इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर अपने लिए हो तो मैं, दूसरे के लिए हो तो तुम, आप, नज़दीक के लिए हो तो यह, दूर के लिए हो तो वह, है ना, उनका प्रयोग उसी हिसाब से किया जाता है। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों, आप लोग जानते होंगे। हाँ, आप सभी को तो पता होगा सर्वनाम के 6 भेद हैं।
प्रयोग के आधार पर, जितना हम लोग प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम लोग सर्वनाम के 6 भेद मानते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम एक एक करके इन सबों का परिचय जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और निजवाचक सर्वनाम क्या है। पहला क्या था हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सबों के पास कॉपी कलम तो होगा ही, आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य सबकी बातें की जाती है। इसमें वैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है जिस सर्वनाम में वक्ता जिस सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता किसे कहते हैं बच्चों? बोलने वाले को। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता, श्रोता अर्थात सुनने वाला, तथा किसी अन्य के बारे में बातचीत की जाती है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं
तुम, वह, उसे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वो आते हैं जो बोलते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वो आते हैं जो सुनते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वो आते हैं जिनके बारे में बोला जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वक्ता अपने बारे में बात करता है, खुद के बारे में। इस सर्वनाम में वक्ता अपने बारे में बात करता है। जैसे मैं, हम, मुझे, इत्यादि। मैं पटना जा रहा हूँ। इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके बाद दूसरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मुझे एक किताब चाहिए। इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दोनों में वक्ता ने अपने बारे में कहा है कि वो पटना जा रहा है और उसे एक किताब चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें श्रोता अर्थात सुनने वाले के बारे में बात की जाती है।
जैसे तुम, तुमने, तुम्हें, इत्यादि। अगर हम कहें तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा गाते हो। तुम्हें सेना में जाना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों शब्दों में तुम और तुम्हें दोनों क्या है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे इसमें दूसरे के बारे में, सामने वाले सुनने के बारे में कहा गया है, सामने वाले से जिससे बातचीत की जा रही है, जो श्रोता है, उनसे बोला गया है कि तुम अच्छा गाते हो, और कहा गया है तुम्हें सेना में जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, पहले भी हमने बताया है, बताइए। हाँ, जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। किसी अन्य अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। की जाती है। जैसे वह, उसे, उसने, उसको, इत्यादि। बच्चों, अब आप सोचिएगा, जब किसी तीसरे के बारे में बातचीत की जाती है तब उसके लिए हम वह, उसे, उसने, उसको के अलावा और किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सोचिए और बताइए। जैसे हम यह, इसको, उन्हें, उन्होंने इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल भी इस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कर सकते हैं। अब अगला कौन सा सर्वनाम होगा बच्चों? अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? लिखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। जिस सर्वनाम से किसी बात का निश्चित पता चलता है, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। अर्थात जिस सर्वनाम से हमें किसी निश्चित बात का पता चले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और उसमें वह, वे, यह, ये जैसे सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आम खाता है, वे कल दिल्ली जाएंगे। इसमें क्या है? इससे पता चल रहा है कि वो आम खाता है, नहीं खाता है, या खाता है या नहीं खाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे ऐसी बात नहीं है, वो दिल्ली जाएंगे ही, वो आम खाते हैं, है ना। ये इस बात का पता चल रहा है जिसकी निश्चितता है, मतलब ये तय है कि वो आम खाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्हें कल दिल्ली जाना है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें ये निश्चित नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कौन है, कितना है, कैसा है ना। तो जिसका निश्चितता नहीं हो कि यही है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी बात के होने या न होने का निश्चित पता न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब हम देखेंगे कि अगर हम कहते हैं कोई आ रहा है, इससे ये तो पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन आएंगे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं है। कुछ कमी है, कुछ कमी है, लेकिन क्या कमी है इसका निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि क्या कम है। तो जब यहाँ पे किसी भी शब्द में पता नहीं चल रहा है कि क्या कमी है, कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस सर्वनाम के शब्द हैं जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसे जो करेगा, सो भरेगा। हम लोग कहते हैं जो करेगा वो भरेगा। या हम कह सकते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। उसके बाद
जहाँ चाह वहाँ राह। इसी तरह से और भी शब्द बनेंगे बच्चों, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ देख रहे हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सारे सर्वनाम हैं और इनका प्रयोग शब्दों में संबंध को बनाने के लिए किया गया है कि जो जिस तरह का काम करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, जिसकी चाह रहेगी उसे रास्ता भी मिल जाएगा। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्रश्न पूछने जैसे शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस सर्वनाम में प्रश्न सूचक, सूचक अर्थात प्रश्न का बोध कराने वाले प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे इत्यादि। तुम कौन हो, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इन शब्दों से प्रश्न सूचक वाक्यों का बोध हो रहा है। जैसे किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में निजत्व का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हो गया मैं, हम, हमें, मुझे। मध्यम पुरुष में हो गया तू, तुम, तुम्हें, आप। और अन्य पुरुष में हो गया उसने, इसने, उस इत्यादि। इस सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में निजत्व अर्थात स्वयं का बोध कराने के लिए किया जाता है।
जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपनी इत्यादि। मैं स्वयं चला जाऊंगा। या मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मेरी माँ अपना काम खुद करना पसंद करती है। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि सब में कहीं न कहीं स्वयं का बोध हो रहा है, निजत्व का बोध हो रहा है। मैं स्वयं जाऊंगा मतलब मैं खुद से जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मेरी माँ अपना काम खुद करती है। तो इन सारे शब्दों में निजत्व का बोध हो रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आपने आज सर्वनाम के बारे में जाना और पूरे सर्वनाम में आपने देखा कि मेरे, आपके या उसके, है ना, वक्ता, श्रोता और किसी अन्य, बस 3 ही में पूरा सर्वनाम आ गया है। और उसमें आप खुद, अपने आसपास या सामने वाले के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात करके पूरे सर्वनाम को समझ सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग घर में खुद से इसका अभ्यास करिएगा, जानिएगा, समझिएगा, इसको लिखिएगा। फिर हम लोग अगले कक्षा में एक नए विषय को जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।